हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पे। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए एक विशेष क्लास चलाएंगे, जिसमें हम सारे जो इसका टॉपिक वाइज हम सारे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, आज जो पहला टॉपिक उठाएंगे हिंदी से वर्णमाला का, क्योंकि इससे हर मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है या फिर बीएसएफ ट्रेडमैन में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है हिंदी के वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला होता क्या है। जैसा कि हम बता दें कि वर्णमाला यहाँ पे आप हो सके तो कापी पेन ले लीजिएगा, और कापी पेन लेने के साथ साथ उससे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने का टाइम मिल सके। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला जो हम उच्चारित करते हैं वो 45 होते हैं, लेकिन अगर हम लेखन के आधार पर देखा जाए तो वो हमें 52 मिलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मौखिक आधार पर होते हैं, मौखिक के आधार पर 45 होते हैं। ये नोट्स करते चलिएगा। ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि मौखिक के आधार पर वर्णमाला कितने प्रकार के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे लिखित के आधार पर 52 होते हैं। 52। अब सर पूछेंगे कि ये 45 कैसे, 52 कैसे, इसमें इतना डिफरेंट कैसे। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे 10 व्यंजन 10 स्वर तथा 35 व्यंजन यहाँ होते हैं। लेकिन जब वही हम लिखने का प्रयोग करते हैं, लिखने पर, तब वर्णों की संख्या 13 स्वर प्लस, यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी समझने में हो, और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं एक बार। हम वर्ड के डिफिनेशन लिखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा इसे। एक बार हम वर्ड की डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बहुत तरह की किताबों में आपको मिलने को मिल जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने जो आपको बताया आपने उसे अच्छे से नोट्स किया होगा और अच्छे से आपने उसको लिखा होगा। उच्चारित करते हैं तो इन्हें विभिन्न भागों में बांटा जाता है। चलिए इसे आप नोट्स कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं इससे।
वर्णमाला, वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। वर्ण को, जो वर्णों का विभाजन किया गया है दो प्रकार से किया गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। आप इसी तरह बिल्कुल बनाते चलिएगा। आप देखेंगे स्वर को जो है 5 प्रकारों से बांटा गया है, 5 प्रकार से। आप यहाँ पे लिखते चलेंगे एक एक थे। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये पहला आप नोट्स करेंगे। दूसरा नोट्स करेंगे जीभ के, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। यह हो गया दूसरा। अब हम तीसरा जब बात करते हैं, आप देखेंगे उच्चारण के समय हमारा मुख कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी हमारा तालु टकराता है। उसी प्रकार हम इसे विभाजित करते हैं। जो विभाजित करने का प्रक्रिया है वो 5 प्रकारों में स्वर को विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जैसे मुख खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर। एक तो ये हो गया। और जो पांचवा है, चौथा है, सॉरी, ओठों, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। और जो पांचवा है, जो हवा जो हमारे नाक और मुंह से निकलती है उसके आधार पर। सॉरी, पांचवा हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर दें, नहीं तो इसी में आप लोग मेल कर देंगे। यहां पर लिख देंगे व्यंजन। ये 5 प्रकार से जो होते हैं वर्ण के, जो पहला जो भेद होता है स्वर, उसके जो 5 प्रकार में विभक्त किया गया है। आप इसे बिल्कुल अच्छे से नोट्स करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। इसी के दृष्टि रखते हुए आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कौन से वर्ण की उच्चारण कहाँ होती है, कहाँ से उसका उच्चारण निकलता है, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी टाइप से। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से या फिर इसी चैप्टर से आने की प्रबल दावेदार होते हैं, मतलब संभावना होती है। चलिए हम बात करते हैं इसके पहला उच्चारण के आधार पर। आज हम स्वर का जो डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उच्चारण के आधार पर हम लोग बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भी स्वर में जो उच्चारण का आधार होता है उसके आधार पर भी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां पर 3 भागों में स्वर के पहला जो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। इससे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसे बोलने पर हमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, उ, यानी इसमें जो बोलने का टाइमिंग होता है वो मात्र एक मात्रा का समय लगता है।
यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसका मैं डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और हमारे एग्जाम इंटरव्यू के देखते हुए जो हमारे जो टारगेट है उसको हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। जो ह्रस्व स्वर में आता है इसे आप यहाँ पर नोट्स कर लीजिएगा। अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण होते हैं। अगर आप चाहें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर का। ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्र का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस वर्ण को उच्चारण करते समय एक मात्र का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिसे उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी 2 मात्र का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें जो दीर्घ स्वर जो आता है, आ, बड़ी, आप बोल कर देखिए, आ, बड़ी, इसमें देखिए टाइमिंग इस वाले से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आ, ई, बड़ा ऊ, देखिएगा ऊ, ओ, सॉरी, ए, ऐ, ओ और औ। इसे आप नोट्स करते चलिएगा। हमने ह्रस्व स्वर की बात किया, हमने दीर्घ स्वर की बात किया। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वो स्वर होता है जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है। जैसे रा, ओम, इस प्रकार के आपने शब्द सुने होंगे। यानी जब भी दीर्घ स्वर से ज़्यादा का टाइम लेता है वहाँ पे प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी आपको मैंने बताया रा, इसका आप जब मौखिक उदाहरण करेंगे, यानी जब इसको आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो टाइमिंग है इन दोनों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका आप डिफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेने वाले वर्णों को हम प्लुत स्वर कहते हैं, यानी दो मात्रा से ज़्यादा समय लेने वाले को हम प्लुत कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसे ऐसे बिल्कुल होता है, उस टाइप से यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके अगला जो है अब हम बात करते हैं स्वर के दूसरे डिफिनेशन की तरफ, जो कि जीव के प्रयोग के आधार पर। जब हम जीव के प्रयोग के आधार पर जब विभाजित करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे 3 प्रकार का जो इसका विभाजन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर इससे कहने का उदाहरण यही है कि आप जब जीभ का प्रयोग करके किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं तो यानी अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर यानी पीछे वाला, यानी अगला भाग, मध्य भाग, बीच वाला, और पश्च स्वर का मतलब पिछला, यानी जीभ के हमारे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम अग्र स्वर की बात करते हैं तब आप देखिएगा, यहाँ पर नोट करिएगा, एक बार इसे नोट जरूर करिएगा। ई, बड़ी, ओ और औ। अग्र स्वर जो है, सॉरी यहाँ पर ए ओ नहीं रहेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ए और है। जब हम अग्र स्वर की बात करते हैं तब ई, देखिएगा अगला भाग हमारा जीभ का जो अगला भाग से हम इसे उच्चारण करते हैं। ई, बड़ी, ए, ऐ। आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। जब हम मध्य स्वर की बात करते हैं तो मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, वो है अ। आप जब प्रयोग करके देखेंगे तो मात्र अ ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर में आता है। यहाँ पर अ।
अब हम जब बात करते हैं पश्च स्वर की, तब पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। इन सब के साथ एक स्वर और भी आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे टाइप से, लेकिन इसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। आज हमने वर्ण का जो विभाजन किया स्वर और व्यंजन के आधार पर, स्वर का हमने 5 प्रकार से विभाजित किया था। जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, ओठ के आधार पर, नाक से जो और मुख से जो हवा निकलती है उसके आधार पर, और उच्चारण के आधार पर। इसके हमने 2 डिफिनेशन करके आपको उसका हमने उदाहरण दे दिया कि कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। और जब हम अगला क्लास डिस्कस करेंगे तो स्वर के जो अगला भेद है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जो बीएसएफ ट्रेडमैन में जो भी बच्चे फिजिकल करके पास हुए हैं वो इस क्लास की मदद से अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।